मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरों ने साफ किया कैश। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस कर रही है छानबीन। रेडियोलॉजिस्ट की कमी से हेडगेवार अस्पताल में अल्ट्रासाउंड फिलहाल बंद। अल्ट्रासाउंड बंद होने से मरीजों को हो रही है दिक्कत। अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाना पड़ रहा है लाल बहादुर शास्त्री के डॉक्टर्स को। सीलमपुर गांव का नाला कूड़े की वजह से हुआ जाम। लोगों का कहना हर बार बारिश में नाले का होता है यही हाल। विधायक का कहना कूड़ा बहाने वाली फैक्ट्री पर करेंगे कार्रवाई। एक साल से कृष्णानगर में टूटा पड़ा है फुटओवर ब्रिज। नशेड़ियों का अड्डा बन गया है फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज की कई सीढ़ियां हैं गायब। चाचा नेहरू हॉस्पिटल को तीसरी लहर के लिए किया जा रहा है तैयार। डॉक्टर्स की पहल पर अस्पताल को किया जा रहा है संसाधनों से लैस। पिछली 2 लहर के दौरान नहीं बनाया गया था कोविड अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में लगने वाले ब्रह्मपुरी इलाके में बीती रात शटर तोड़कर मेडिकल स्टोर में घुसे चोर वहां से हजारों का कैश और कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। मेडिकल स्टोर में हुई चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चोरी की वारदात ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 मोनी बाबा मंदिर के पास मौजूद रखवाला फार्मेसी नामक मेडिकल स्टोर पर हुई। बताया जा रहा है कि चोर करीब 3:30 बजे स्टोर का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां से करीब 40,000 कैश और उसके साथ साथ महंगे फेस वॉश, डिओड्रेंट और कई कीमती सामान भी चुराकर अपने साथ ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और केस भी दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। तो ये मेडिकल स्टोर है, इसमें जो सामान और कैश चोरी हुआ है। कैमरे यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए थे, आप पार्टी के द्वारा, और उनको कई बार शिकायतें भी करी पर लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम यूँ कहेंगे भी पेट्रोल नहीं होती, पेट्रोलिंग तो होती है, पर ये क्या है कि वारदात करने वाले तो वारदात करके अंजाम दे रहे हैं। आए दिन वारदात हो रही है, यहाँ पे भी परसों भी एक चोरी हुई है। क्या वारदात कुछ नहीं, हमने रात को 11:30 बजे अपना क्लोजिंग करी, सब कुछ ठीक था। पर सुबह किसी कॉल आती है, हमारे लैंड ओनर है उनकी कॉल आई थी हमारे पास लगभग 5:30 बजे के आसपास कि सर आपका वो शटर ऊपर है, आप देखो क्या हो गया। फिर हम लोग आए थे, हमारे जो ऑनर थे वो भी आए थे। हमारे ऑनर का नेम है पुष्पा शर्मा, उनके लड़के आए थे, उनने चेक करा तो यहाँ पे लॉक वॉक टूटा हुआ पड़ा था गल्ला। और हमारी गौशाला ये भी रखवाई थी, हमारे किसी दोस्त थे हमारे जानने वाले, उनने रखवाई थी ये, उनके गौशाला रक्षक है। तो इसको भी तोड़ के नहीं ले गए वो लोग। और हमारे ड्यू वगैरह थे, देख लो आप, वो भी फेस वॉश वगैरह सब ले गए। सर लगभग कैश तो सर देखो हमारा 5-6 दिन का कलेक्शन था, क्योंकि भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो वो आ नहीं रहते, उनका भी इलाज चल रहा था घर पे डॉक्टर के द्वारा। तो लगभग वही होगा सर, अप्रॉक्स मान लो 40 समथिंग। कुछ समय से हेडगेवार अस्पताल में मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरी जगहों से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। इस पर डॉक्टर कोमल का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के ना होने से ये समस्या पिछले कई दिनों से खड़ी है और कोई आता है तो कुछ वजहों से यहाँ पर काम नहीं कर पाता, अस्पताल को छोड़कर चला जाता है। रोज मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि जल्द ही वे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को अपॉइंट करें ताकि इस समस्या और मरीजों को होने वाली दिक्कत से उनको बचाया जा सके। अल्ट्रासाउंड डेली ना होने का रीजन है कि डॉक्टर का ना होना। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर यहाँ पे सेवा देना भी चाहता है, लेकिन मैनेजमेंट का बिहेवियर डॉक्टर के प्रति ऐसा है कि लोग चाहकर भी अपनी सेवा देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं। उनको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि लोग जॉब छोड़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इससे अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि MS डाक विधि द्वारा उन पेशेंट के सारे अल्ट्रासाउंड कराएगा जिसका पे गवर्नमेंट करती है। ये सुविधा उन पेशेंटों को मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट तक ये बात पता ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो ये लगता है कि सारी सुविधाएं मिल, जैसे आपको पता होगा अभी
2 महीने पहले सीबीसी नहीं हुआ था, 1 महीने तक सीबीसी नहीं हुआ, जो एक नॉर्मल रूटीन जांच है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ सीबीसी से नहीं होता है तो पेशेंट को परेशान ना करके हमारे यहाँ सैंपल ले लिए जाते, या फिर किसी हॉस्पिटल के पास भेज दिए जाते वो सैंपल निकाल के, या फिर कहीं प्राइवेट से भेज दी जाती ताकि गवर्नमेंट पे करती है ताकि पेशेंट सफर ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैनेजमेंट इस चीज में फेल हुआ। इस बार बारिश में पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने के साथ ही उन तमाम बड़े वादों की भी पोल खुल गई जो बारिश के पहले क्षेत्र की जनता से किए गए थे। उम्मीद थी कि इस बार लोगों के घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में और सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, लेकिन बारिश के दौरान बारिश का पानी घरों में भी घुसा, दुकानों में भी घुसा, दफ्तरों में भी घुसा, यहाँ तक कि सड़कों पर भी पानी से नदियों जैसे हालात बन गए और सरकार के तमाम वादे पानी में बह गए। वहीं सीलमपुर गांव में नाला बंद होने से इलाके के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इस पर विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि वह इसको ठीक करवाएंगे। आए दिन फैक्ट्रियों का कूड़ा इस नाले में आ रहा है जिससे ये नाला जाम हो गया है। ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जाएगा जिनका कूड़ा नाले में आ रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए पूरा उसके समाधान के लिए बड़े स्तर पर बात हो रही है। और 2 साल पहले डबल स्टोरी में फ्लड डिपार्टमेंट के नाले से पानी भरा था। 2 पंप थे, आज 6 पंप हैं। 6 पंप में अभी इतनी बारिश आई है, डबल स्टोरी में पानी नहीं भरा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि उधर वाले लोग अगर पंप बंद कर देंगे, कभी कहते हैं जनरेटर ख़राब हो गया, कभी कहते हैं पंप ख़राब हो गया है, अगर लेकिन हमने इसके बारे में चीफ इंजीनियर मिस्टर भारद्वाज से बात की है और फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ ओपी श्रीवास्तव जी से बात की है। अभी 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था, पूरा उनको प्लान देकर आया हूँ उनको, एंड ही एश्योर्ड मी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं इसकी समस्या का आपका आने वाले समय में इसका परमानेंट समाधान निकाल देंगे। कृष्णानगर में आम जनता के रोड क्रॉस करने के लिए बना फुटओवर ब्रिज 1 साल से टूटा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पार करने के लिए सड़क से ही निकलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि फुटओवर ब्रिज को टूटे हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं। बीच बीच में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से ये टूटा पड़ा है, जिसका फ़ायदा नशेड़ी उठा रहे हैं। नशेड़ियों ने इस ब्रिज की सीढ़ियों तक को गायब कर दिया है। जनता का कहना है कि ब्रिज टूटे होने की वजह से लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ नहीं जाते, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा रहता है। सन्नाटे का फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं और यह लगी सीढ़ियों को गायब कर रहे हैं। फुटओवर ब्रिज को लेकर ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि लोगों के द्वारा कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक इसकी किसी को सुध क्यों नहीं आई है। लगभग 1 साल हो लिया। हाँ, दिक्कतें क्या है, रोड पर ऐसे ही ट्रैफिक में से पास करते हैं और क्या है। अभी तो खराब ही पड़ा है, तो इसमें अब चढ़ने वाला तो कुछ वैसे भी नहीं है। इसकी लिफ्ट वगैरह सारी और सीढ़ियाँ सारी गायब है। रोड क्रॉस करने के लिए वो है टूटा हुआ है। ये चालू नहीं है। ये कहाँ चालू है? मेरे को तो कभी नहीं दिखा इधर से कोई जाते आते। कभी भी आप देख रहे होंगे, देखिए आधे घंटे देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको इधर। रोड क्रॉस होता ही कहाँ है, लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे जाने की वजह वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उनको लोग बाग उखाड़ के ले जा चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ, ये बंद ही है। सीढ़ियों को जो स्मैक किए हैं, ब्लैक किए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ले गए उसको। ये तो पिछले लॉकडाउन से ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया ना उनसे, चौकीदार को, जब से ये बंदी हो गया। ये तो धीरे धीरे मतलब नशे करने वाले लोग बाग निकाल के ले गए और क्या। ऐसे ही रोड ऐसे ही क्रॉस करते हैं, पार हो गए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कोविड-19 हॉस्पिटल से दूरी बनाए रहे चाचा नेहरू हॉस्पिटल को इस बार तीसरी लहर के लिए तैयार किया जा रहा है। चाचा नेहरू हॉस्पिटल में 200 बेड तैयार किए जा रहे हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक का इलाज करेंगे। वहीं चाचा नेहरू हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भी सप्लाई बढ़ाई जा रही है ताकि दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर BL शेरवाल के मुताबिक जल्द ही हॉस्पिटल में कोविड-19 से जुड़े हुए तमाम संसाधनों का काम पूरा हो जाएगा, जिसमें ICU बेड की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं डायरेक्टर के मुताबिक पिछली दोनों लहरों में हॉस्पिटल को कोविड-19 नहीं बनाया गया था। इस बार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पहल करते हुए हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की भी मांग रखी थी, जिसके कारण इसको अब आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार किया जा रहा है।
चाचा नेहरू की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमने जो है उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और वो एक कोविड पीरियडिक सेंटर डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। 220 बेड का वो अभी हॉस्पिटल है, लेकिन अब हम उसको 250 बेड कर रहे हैं। उसमें से 100 बेड आईसीयू के हैं और वहाँ के पूरे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और बाकी वहाँ के जो फिजिशियन हैं उन्होंने पूरा मैनुअल और बना के जो है ना बाहर के हॉस्पिटल के भी लोगों को ट्रेन किया गया है। इवन जो हमारे यहाँ राजीव गांधी में इंटेंसिव ट्रेनिंग हम 6 दिन की कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक मॉड्यूल बच्चों के लिए रखा गया है ताकि बच्चे किसी भी हॉस्पिटल में आएँ, पहले मैनेजमेंट जो इनिशियल ट्राइजिंग है वो करें, उसके बाद वो चाचा नेहरू में या किसी पीरियडिक सेंटर पे जाएं। तो साथ में उसके लिए ऑक्सीजन जो टैंक है वो हम कैपेसिटी वहाँ चाचा नेहरू में बढ़ा रहे हैं। कोरोना की लहर कम होने के साथ ही दिल्ली अब काफ़ी हद तक अनलॉक हो गई है। कोरोना भी अब पहले से कम हो गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने की दिशा पर विचार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी में सितंबर में स्कूलों को खोल दिया जाएगा। वहीं टीचर्स का कहना है कि स्कूलों को खोला जाए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोरोना को देखते हुए नियमों को भी सख्ती से अमल कराया जाए। जिस तरह से सितंबर में स्कूलों के खोलने की बात हो रही है, उससे पहले डॉक्टर्स की तीसरी लहर की चेतावनी को भी ध्यान में रखा जाए। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बच्चों से बात की तो बच्चे स्कूल खोले जाने पर बहुत उत्साहित दिखे। वहीं अभिभावकों ने स्कूल को खोलने पर चिंता भी दिखाई है। बच्चों की जहाँ बात आती है ना, बच्चों की सेफ्टी जो है बहुत पहले होती है ना, कि बच्चों की जहाँ सेफ्टी की बात आती है तो उसके में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो होता नहीं है। अगर जैसे हम सितंबर में सोच रहे थे कि खोलेंगे, लेकिन जो अभी फ़िलहाल हालात हैं, जैसे केरला में या कहीं अभी आया जो कि 10,000 केसेस एक साथ बढ़ गए, तो उस स्थिति में आई डोंट थिंक कि बच्चों को बुलाना सेफ़ होगा। हाँ, ये इतना तो कर ही चुके हैं कि बच्चे आ सकते हैं हमसे मिलने। जैसे अभी मेरे 2 स्टूडेंट यहाँ आपके सामने खड़े हैं, तो उस तरीके से काम तो कोई नहीं रुक रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो एक ब्लेंडेड फॉर्म चल रही है वो सब चल रही है। हाँ मैडम, बिल्कुल जैसे बच्चों का रुझान देखा जा रहा है, बहुत बच्चे हैं जो घर पे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं या फिर जो उतनी अच्छी तरीके नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। एंड स्कूल सेफ़ है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे सीनियर्स ने हमको जो नॉर्म्स बताए हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से सैनिटाइजेशन ऑफ द क्लास और हैंड सैनिटाइज़र और बाकी सब चीज़ें, मास्क वगैरह तक का हम लोगों ने इंतजाम किया हुआ है। जो भी प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए हैं उन सब में हमारा स्कूल सक्षम है। बड़ी क्लासेस को तो हम बुला सकते हैं, 50% स्ट्रेंथ के साथ बुला सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और जो इसकी कोविड में जो हमें प्रोटोकॉल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को यहाँ पे स्कूल में बुलाएंगे और जैसे जैसे हमें डिपार्टमेंट ऑर्डर देगा हम उस हिसाब से बुलाएंगे। डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन आएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती जितना मैं ऑफलाइन में रखती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में हमें टीचर के साथ अट्रैक्ट होने का वो मिलता है और यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें देख के थोड़ा अच्छा लगता है। जहाँ तक मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत बेटर है। स्कूल आना चाहती हूँ क्योंकि टीचर्स हमारी प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं कि हमें कैसे क्या करना है, तो वो प्रैक्टिकली भी बताती है अगर हमें नहीं समझ आता है तो। और स्कूल आके टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऑनलाइन में इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम आके पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे लगता है कि स्कूल खुलना ही चाहिए, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लास कोई घर पे बैठे बैठे भी लेता नहीं है, तो इस तरह मतलब कंफर्टेबल से पढ़ भी नहीं पाते हम लोग। तो किसी के पास घर पे फ़ोन है, किसी के पास नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि स्कूल खुलना ही चाहिए। खुलनी चाहिए व्यवस्था के साथ। थर्ड वेव की बात हो रही है तो कैसे कह सकते हैं स्कूल खुलने चाहिए। थर्ड वेव की अगर थर्ड वेव आ जाती है तो फिर तो दिक्कत है बच्चों के लिए, सबके लिए दिक्कत है। वो तो जो स्कूल में आते थे वो पढ़ाई अलग थी, अब ऑनलाइन में इतनी पढ़ाई कहाँ हो रही है। जहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, वहीं दिल्ली में स्वाइन फ्लू और डेंगू का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। डॉक्टर के मुताबिक स्वाइन फ्लू और डेंगू से बचाव संभव है, जिसके चलते खासकर घर या पार्क में पानी इकट्ठा करने से बचें और साफ सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखें। वहीं अस्पतालों में अब पहले के मुकाबले 90% मरीज वायरस फीवर के आ रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव होने के कारण वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
ये सब सीजनल चीज़ें होती हैं। आज के समय में देखोगे तो वायरल जो डिजीज़ है उसका बहुत ज़्यादा चलन है। वायरल फीवर्स भी आ रहे हैं, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो भी वायरल की वजह से हैं वो आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही है जिसका इलाज संभव है अगर सावधानी बरती जाए। लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने घरों में पानी को जमा होने से बचाएं, मास्क लगा के रखें, तो इस चीज़ से रोकथाम जो है इसकी संभव है। अच्छा सर, स्वाइन फ्लू के कितने केस हैं अभी, और क्या डेंगू का भी केस देखने को मिला हॉस्पिटल में? नहीं, डेंगू तो नहीं मिला, लेकिन नॉर्मल जो वायरल फीवर है उसके बहुत सारे केसेस हैं। 90% पेशेंट्स जो हमारे पास अभी आ रहे हैं वो वायरल फीवर की वजह से और वायरल लूज स्टूल वगैरह की वजह से वो सब आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सामने कोई इस तरह का मामला नहीं आया जो मतलब श्योर शॉट एकदम डेंगू की तरफ हो या कोई इस तरह की चीज़ें हो। बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये सब बेसिकली प्लेटलेट्स काउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट एक उसका मानक है, एक लिमिट है, अगर उससे नीचे जाता है और तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बॉडी में कहीं से भी ब्लड आ सकता है, तो डेंजरस तो काफ़ी हो सकता है। सोमवार से दुकानों के बंद होने के समय को बढ़ा दिया गया है। इस पर गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि इससे व्यापार में तेजी आएगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। समय बढ़ने से त्योहारी सीजन में भी काम में तेजी आने की उम्मीद है। कोरोना लहर ने हमारे व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले ने हमारे लिए संजीवनी औषधि का काम किया है, क्योंकि काफ़ी समय से कोरोना वायरस के मामलों में कमी के चलते व्यापारी वर्ग इसकी मांग भी कर रहे थे। वहीं गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि समय बढ़ने से बिक्री भी बढ़ेगी और अभी तक जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। को फ़ायदा निश्चित रूप से हो रहा है कि रिटेल बाज़ार खुल गए हैं। पहले 8 बजे तक खुलने की पाबंदी थी, तो रिटेल बाज़ार में अक्सर देखा गया है कि व्यापारी जब अपने घर जाते हैं, घर जाके उसके बाद फिर मार्केट में निकलते हैं, तो लेट नाइट तक परचेजिंग वगैरह करना, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सब खुलने से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जब हमारा आम नागरिक बाहर निकलेगा, चाहे वो शॉपिंग के लिए निकले, चाहे वो घूमने के लिए निकले, रेस्टोरेंट के लिए जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्री को भी इससे लाभ होगा। सभी को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज बंद पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे घर हैं, ऑनलाइन सब एजुकेशन हो रही है, तो उससे जब वो तक बाहर नहीं जाते तो उनको कोई नए डिज़ाइन के कपड़े या उनको किसी का कोई चाव नहीं रहता। तो अब निश्चित रूप से चीज़ों में बदलाव आया है, तो इस बदलाव से मुझे सोचता हूँ कि और 2-3 महीने के अंदर मार्केट में काम अच्छा निकलेगा। धीरे धीरे हालात भी नॉर्मल हुए हैं, तो ऐसे में एक और फ़ायदा है, थोड़ा सा व्यापारी को समय मिलेगा और हर काम थोड़ा सा सब्र और शांति से होगा। पहले क्या होता था कि हर व्यापारी शाम को 8 बजे इकट्ठा भाग लेता था जी, सड़कों पे और ज़्यादा रश हो जाता था, ट्रैफिक बढ़ जाता था। अब धीरे धीरे कोई 15 मिनट पहले या कोई 10 मिनट बाद जैसे भी अपने सहूलियत से बंद करके जाएगा, और उससे थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी कम होगी और एक जो रश एकदम इकट्ठा हो जाता था वो भी नहीं होगा, और व्यापारी को थोड़ा समय भी मिलेगा। त्यौहार का सीज़न शुरू हो रहा है, उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। राजधानी में बारिश न होने पर उमस पहले से काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक अच्छी बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने इससे पहले भी बारिश पर इस बार कई भविष्यवाणी की थी, पर वो इस बार इतनी खरी नहीं उतर पाई। इस दौरान इक्का दुक्का जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी और उमस झेलनी पड़ी। आम तौर पर अगस्त में होने वाली बारिश ठीक होती है, लेकिन इस बार बारिश अभी तक उतार चढ़ाव भरी रही है। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसी उमस वाली गर्मी अभी तक अगस्त में नहीं पड़ी। साथ ही बिजली के बिल में बढ़ोतरी की मार भी हम सभी को झेलनी पड़ रही है। और गर्मी के अंदर जो बिजली के बिल है वो भी एक विकट समस्या हो रही है। लोग बागों को इन्होंने फ्री बिजली फ्री पानी करके बोर्ड तो बखेर लिए, लेकिन फ्री बिजली का जिस डेट से जिस डेट तक देते हैं, जो 200 यूनिट का है, वो उस यूनिट में बिल नहीं भेजते। वो कभी तो कहते हैं खुद ही इसकी फ़ोटो करके खुद ही भेजो। बहुत से लोग डिजिटल जानते ही नहीं कि किस तरीके से हमने बिजली के मीटर की फ़ोटो लेनी है, किस तरीके से भेजना है। कभी कहते हैं इतने टाइम तक भेजना था, तुमने टाइम को लेट भर दिया। नहीं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, फ्री का नाम वो दे रहे हैं, लेकिन फ्री का बेनिफिट लोग उठा नहीं पा रहे, क्योंकि एक्चुअली जितने यूनिट होते हैं 200 के बाद फिर उन्हें शुरू से ही पूरा बिल देना पड़ता है। और जिस तरीके से गर्मी बेहाल हो रही है, उसका लोड बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से लोड बढ़ा रहे हैं। लोड का जो टाइम है, जो पैसा है, पहले लोड का प्रति लोड कम था और अब प्रति लोड उन्होंने डबल रेट कर दिया। गर्मी तो हर वर्ष
तरह होती है, लेकिन जो दिल्ली में जो बिजली के प्राइस है 200 यूनिट के बाद 200 यूनिट तो छूट है, उसके बाद जो है वो चक्रवर्ती 200 के ऊपर फिर ज़्यादा, फिर 400 के बाद फिर ज़्यादा, फिर 600, यानी दिल्ली सरकार इस जेब से लेकर इस जेब में डाल रही है। पहले इससे निकाला और इसमें डाल दिया कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कमर्शियल के अंदर कोई भी इन्होंने छूट नहीं दी हुई। एक छोटी सी दुकान 1 किलोवाट का मीटर है, उसका रेंट आता है 1200 रुपये, उसका बिल में 1200 रुपये आता है, एक ट्यूब और एक पंखे में। हमारे दुकान का तो इतना ज़्यादा आ रहा, बंद शटर डाउन था तब भी इतना बिल आया हमारा, 12-12 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो बताओ कौन भरेगा। और केजरीवाल क्या हमारे को पैसे देने आ रहे हैं? केजरीवाल तो कहते हैं बिजली का बिल माफ कर रहा है। शटर डाउन में बिल, बिजली का बिल कैसे आ गया? मैं वहाँ पे BSN में गई हूँ, अच्छा कहने के लिए, तब भी बिल कम नहीं हुआ हमारा। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं वहाँ पे? कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, रीडिंग करके गए, रीडिंग कहाँ से हो गई? शटर डाउन है, लॉकडाउन लग रहा है तुम्हारा, तो फिर किस बात का बिल आया हमारा? तो पूरी दिल्ली में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।